हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 10वीं क्लास का पार्ट नंबर 3 भूमंडलीय विश्व का बनना का पार्ट 3 करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 और 2 कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने नहीं देखी है पहले उस वीडियो को देखिए, पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2, उसके बाद इसको देखेंगे तो आपको पूरा चैप्टर ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम पढ़ चुके हैं 19वीं शताब्दी में कि जो वैश्विक कृषि है, ठीक है, वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ था। ठीक, और ब्रिटिश मांग को पूरा करने के लिए रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में खाद्य उत्पादन का विस्तार हुआ था और ब्रिटेन में कॉर्न लॉ लागू किया गया था। इससे उद्योगपतियों और शहरी निवासियों ने सरकार को कॉर्न लॉ खत्म करने के लिए मजबूर किया था। ठीक है, और भारत से जो गिरमिटिया मजदूर थे, गिरमिटिया मजदूरों को का पलायन हुआ था। गिरमिटिया मजदूर वो होते हैं कि लोगों को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है कुछ टाइम के लिए, और उस टाइम के बाद वो अपने घर वापस आ सकते हैं। ठीक है, और आज हम बात करेंगे महामंदी की। चलिए, आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 से हुई और यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। इस दौरान दुनिया के ज्यादातर हिस्सों के उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में भयानक गिरावट दर्ज की गई। इस मंदी का समय और असर सब देशों में एक जैसा नहीं था, लेकिन आमतौर पर ऐसा माना जा सकता है कि कृषि क्षेत्रों और समुदायों पर इसका सबसे बुरा असर पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि औद्योगिक उत्पादन की तुलना में खेतीहर उत्पादों की कीमतों में ज़्यादा भारी और ज़्यादा समय तक कमी बनी रही। इस महामंदी के कई कारण थे। हम पहले ही देख चुके हैं कि युद्धोत्तर विश्व अर्थव्यवस्था कितनी कमजोर थी, यानी कि जो विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद में जो अर्थव्यवस्था थी, पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा कमजोर हो गई थी। पहला कारण यह था कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। अति उत्पादन का मतलब क्या कि कृषि के अंदर जो उत्पादन था वो ज्यादा हो रहा था, लेकिन उसकी जो डिमांड थी वो कम थी। ठीक है, कृषि उत्पादों की गिरती कीमतों के कारण स्थिति और खराब हो गई थी। कीमतें गिरी और किसानों की आय घटने लगी, तो आमदनी बढ़ाने के लिए किसान उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने लगे ताकि कम कीमत पर ही सही लेकिन ज्यादा माल पैदा करके वे अपना आय स्तर बनाए रख सके। ठीक है, देखिए उत्पादन की समस्या इसलिए बन गई क्योंकि जो लोगों की जो जितना उत्पादन हो रहा था उसके अकॉर्डिंग उसकी डिमांड कम थी, तो इससे फिर किसानों की आय कम होने लगी। तो किसान ये सोचने लगे कि हम और उत्पादन करेंगे तो कम से कम कीमत में ही सही, लेकिन जो हमारी आमदनी है वो तो इससे रहेगी। ठीक है, फलस्वरूप बाजार में कृषि उत्पादों की आमद और भी बढ़ गई। जाहिर है कीमतें और नीचे चली गईं। खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी सड़ने लगी। दूसरा कारण था कि 1920 के दशक के मध्य में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्जे लेकर अपने निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा किया था। जब हालात अच्छे थे तो अमेरिका से कर्ज जुटाना बहुत आसान था, लेकिन संकट का संकेत मिलते ही अमेरिकी उद्यमियों के होश उड़ गए। 1928 के पहले 6 माह तक विदेशों में अमेरिका का कर्ज $1 अरब था। साल भर के भीतर यह कर्जा घटकर केवल चौथाई रह गया था। जो देश अमेरिकी कर्जे पर सबसे ज्यादा निर्भर थे उनके सामने गहरा संकट खड़ा हुआ। भले ही सब देशों ने एक जैसा प्रभाव न पड़ा हो, लेकिन अमेरिकी पूंजी के लौट जाने से पूरी दुनिया पर असर जरूर पड़ा। यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गए। कई देशों की मुद्रा की कीमत बुरी तरह गिर गई। एक झटके से ब्रिटिश पाउंड भी नहीं बच पाया। लैटिन अमेरिका और अन्य स्थानों पर कृषि एवं कच्चे माल की कीमतें तेजी से लुढ़कने लगी। अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थों पर 2 गुना सीमा शुल्क वसूल करने लगी। इस फैसले ने तो विश्व व्यापार की कमर ही तोड़ दी। औद्योगिक देशों में भी मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका को ही झेलना पड़ा। कीमतों में कमी और मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्जे देना बंद कर दिया। जो कर्जे दिए जा चुके थे उनकी वसूली तेज कर दी गई। ठीक है, देखिए आपको भी पता है कि पृथ्वी विश्व के बाद में अमेरिका कर्जदाता देश बन गया था, यानी कि दूसरे देशों को क्या करता था, कर्ज देता था। ठीक है, और लेकिन जैसे कि मंदी स्टार्ट हुई वैसे ही अमेरिका ने कर्ज देना बंद कर दिया। ठीक है, और जो उसने कर्ज दे रखे थे उन कर्जों को उसने वसूलना तेज कर दिया। किसान उपज नहीं बेच पा रहे थे, परिवार तबाह हो गए, कारोबार ठप पड़ गए। आमदनी में गिरावट आने पर अमेरिका के बहुत सारे कर्जे चुकाने में नाकामयाब हो गए, जिसके चलते उनके मकान, कार और सारी जरूरी चीजें
कुर्क कर ली गई। ठीक है, 20 के दशक में जो उपभोक्तावादी संपन्नता दिखाई दे रही थी वह धूल के गुब्बार की तरह रातों रात काफूर हो गई थी। बेरोजगारी बढ़ी तो लोग काम की तलाश में दूर दूर तक जाने लगे। आखिरकार अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था भी धराशायी हो गई। निवेश से अपेक्षित लाभ न पा सकने, कर्ज वसूल न कर पाने और जमाकर्ताओं की जमा पूंजी न लौटा पाने के कारण हजारों बैंक दिवालिया हो गए और बंद कर दिए गए। इस परिघटना से जुड़े आंकड़े सकते में डाल देने वाले हैं। 1933 तक 4000 से ज्यादा बैंक बंद हो चुके थे और 1929 से 1932 के बीच तकरीबन 1,10,000 कंपनियां चौपट हो चुकी थी। यद्यपि 1935 तक ज्यादातर औद्योगिक देशों में आर्थिक संकट से उबरने के संकेत दिखाई देने लगे थे, लेकिन समाजों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राजनीति तथा लोगों के दिलो दिमाग पर उसकी जो छाप पड़ी वह जल्दी मिटने वाली नहीं थी। ठीक है, यानी देखा जाए कि जो 1929 की जो ये आर्थिक महामंदी थी, इसने पूरी दुनिया को ही प्रभावित किया था। ठीक है, और ये हुई थी कहाँ पे हुई थी? ये अमेरिका, संयुक्त अमेरिका में हुई थी, लेकिन उसका जो प्रभाव था वो पूरे विश्व पर हुआ था। भारत और महामंदी, यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि महामंदी से भारत पर क्या असर पड़ा, तो इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी एकीकृत हो चुकी थी। दुनिया के एक हिस्से में पैदा होने वाले संकट की कपकपाहट बाकी हिस्सों तक भी पहुंच जाती थी और उससे दुनिया भर में लोगों की जिंदगी, अर्थव्यवस्था और समाज प्रभावित हो उठते थे। जैसा कि आप देख चुके हैं, औपनिवेशिक भारत कृषि वस्तुओं का निर्यातक और तैयार मालों का आयातक बन चुका था। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए थे। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगीं, तो यहाँ भी कीमतें नीचे आ गईं। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। तो यानी कि भारत पे क्या प्रभाव पड़ा? भारत का निर्यात और आयात, यानी कि वस्तुओं को भेजना और वस्तुओं को आना, दोनों ही चीजों का नीचे गिर गई। ठीक है, और इससे क्या हुआ? किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज्यादा नुकसान हुआ। यद्यपि कृषि उत्पादों की कीमत तेजी से नीचे गिरी, लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से साफ इनकार कर दिया। सबसे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। देखिए, आपको भी पता होगा, सरकार उस टाइम में जो सरकार थी, कौन सी सरकार थी? अंग्रेजों की तो सरकार थी, क्योंकि हमारा देश तो वैसे भी, हमारे देश पे तो उस टाइम वैसे भी अंग्रेजों का ही शासन था। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि किसानों ने कर में छूट मांगी, लेकिन सरकार ने कर में छूट देने से भी मना कर दिया। बंगाल के जूट पटसन उत्पादों को ही देखिए, वे कच्चा पटसन उगाते थे जिससे कारखानों में टाट की बोरियां बनाई जाती थी। जब टाट का निर्यात बंद हो गया तो कच्चे पटसन की कीमतों में 60% से भी ज्यादा गिरावट आ गई। जिन काश्तकारों ने दिन फिरने की उम्मीद में या बेहतर आमदनी के लिए उपज बढ़ाने के वास्ते कर्जे ले लिए थे, उनकी हालत भी उपज का सही मोल न मिलने के कारण खराब थी। वे दिनों दिन और कर्ज में डूबते जा रहे थे। इस विपत्ति को ध्यान में रखकर बंगाल के एक कवि ने लिखा था, चलो भाइयों, नगद की उम्मीद में और ज्यादा परसेंट तुम उगाओ, लागत और कर्जे में पिसकर नाउम्मीदी पाओ, सारी पूंजी लगाकर फंसाकर फसिल खरीद कर जाओ, घर बैठे बनिए देंगे 5 रुपए मन भाव। पूरे देश में काश्तकार पहले से भी ज्यादा कर्ज में डूब गए। खर्चे पूरे करने के चक्कर में उनकी बचत खत्म हो चुकी थी। जमीन सूदखोरों के पास गिरवी पड़ी थी। घर में जो भी गहने जेवर थे बिक चुके थे। मंदी के इन सालों में भारत कीमती धातुओं, खासतौर से सोने का निर्यात करने लगा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कीन्स का मानना था कि भारतीय सोने के निर्यात से भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में काफी मदद मिली। इस निर्यात ने ब्रिटेन की आर्थिक दशा सुधारने में तो निश्चय ही मदद दी, लेकिन भारतीय किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। 1931 में मंदी अपने चरम पर थी और ग्रामीण भारतीय असंतोष व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। उसी समय महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। यह मंदी शहरी भारत के लिए इतनी दुखदायी नहीं रही। कीमतें गिरते जाने के बावजूद शहरों में रहने वाले ऐसे लोगों की हालत ठीक रही जिनकी आय निश्चित थी, जैसे शहर में रहने वाले जमींदार जिन्हें अपनी जमीन पर बंधा बंधाया भाड़ा मिलता था, या मध्य वर्गीय वेतनभोगी कर्मचारी। राष्ट्रवादी खेमे के दबाव में उद्योगों की रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए,
जिससे औद्योगिक क्षेत्र में भी निवेश में तेजी आई। अब हम बात करते हैं विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, यानी कि युद्ध के बाद में क्या हुआ। पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व शुरू हो गया। यह युद्ध भी दो बड़े खेमों के बीच था। एक गुट में धुरी शक्तियां मुख्य रूप से नाजी जर्मनी, जापान और इटली थे, तो दूसरा खेमा मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका के नाम से जाना जाता है। देखिए, आपको पता है कि जो पृथ्वी विश्व युद्ध था वो भी दो गुटों में हुआ था, ठीक है। और दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945। जो पृथ्वी विश्व युद्ध था वो तो केवल 4 साल का से ज्यादा चला था, लेकिन जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था ये तो लगभग 6 साल चला था, 1939 से 1945। और ये भी दो खेमों में चला था, ठीक है। यानी कि इसमें ध्रुवीय शक्तियों में वही थे आपके जर्मनी, जापान, इटली, मुख्य रूप से ये थे। और उसके बाद दूसरा मित्र राष्ट्र जो मैंने आपको पहले बताए थे, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और साथ में अमेरिका भी बाद में शामिल हो गया था, ठीक है। और यह युद्ध लगभग कैसा चला, 6 साल तक चला, ठीक है। और 6 साल तक चला यह युद्ध जमीन, हवा और पानी में असंख्य मोर्चे पर लड़ा गया। इस युद्ध में मौत और तबाही की कोई हद बाकी नहीं बची थी। माना जाता है कि इस युद्ध के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करीब 6 करोड़ लोग मारे गए थे, ठीक है। यह 1939 की वैश्विक जनसंख्या का लगभग 3% था और करोड़ों लोग घायल हुए थे। वैश्विक जनसंख्या मतलब कि पूरे विश्व की जनसंख्या का 3% लोग तो जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसमें मारे गए थे। अब तक के युद्धों में मोर्चे पर मारने वालों की संख्या ज्यादा होती थी। इस युद्ध में ऐसे लोग ज्यादा मरे जो किसी मोर्चे पर लड़ नहीं रहे थे। यूरोप और एशिया के विशाल भूभाग तबाह हुए। कई शहर हवाई बमबारी या लगातार गोलाबारी के कारण मिट्टी में मिल गए। इस युद्ध ने बेहिसाब आर्थिक और सामाजिक तबाही को जन्म दिया। ऐसे हालात में पुनर्निर्माण का काम कठिन और लंबा साबित होने वाला था। युद्धोत्तर काल में पुनर्निर्माण का काम दो बड़े प्रभावों के साए में आगे बढ़ा। पश्चिमी विश्व में अमेरिका आर्थिक, राजनीति और सैनिक दृष्टि से एक वर्चस्वशाली ताकत बन चुका था। दूसरी ओर सोवियत संघ भी एक वर्चस्वशाली शक्ति के रूप में सामने आया। नाजी जर्मनी को हराने के लिए सोवियत संघ की जनता ने भारी कुर्बानियां दी। जिस समय पूंजीवादी दुनिया महामंदी से जूझ रही थी, उसी दौरान सोवियत संघ के लोगों ने अपने देश को एक पिछड़े खेतीहर देश की जगह एक विश्व शक्ति की हैसियत में ला खड़ा किया था। इसके बाद हम बात करते हैं युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रिटेन वुड्स संस्थान। दो महायुद्धों के बीच मिले आर्थिक अनुभवों से अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों ने दो अहम सबक निकाले। पहला, वृहद उत्पादन पर आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग के बिना कायम नहीं रखा जा सकता, लेकिन व्यापक उपभोग को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक था कि आमदनी काफी ज्यादा और स्थिर हो। यदि रोजगार अस्थिर होंगे तो आय स्थिर नहीं हो सकती थी। स्थिर आय के लिए पूर्ण रोजगार भी जरूरी था, लेकिन बाजार पूर्ण रोजगार की गारंटी नहीं दे सकता। कीमत, उपज और रोजगार में आने वाले उतार चढ़ावों को नियंत्रित करने के लिए सरकार का दखल जरूरी था। आर्थिक स्थिरता केवल सरकारी हस्तक्षेप के जरिए ही सुनिश्चित की जा सकती थी। दूसरा सबक बाहरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंधों के बारे में था। पूर्ण रोजगार का लक्ष्य केवल तभी हासिल किया जा सकता था जब सरकार के पास वस्तुओं, पूंजी और श्रम की आवाजाही को नियंत्रित करने की ताकत उपलब्ध हो। संक्षेप में युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। सदस्य देशों के विदेशी व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। देखिए, कई बार ना आप इंग्लिश में भी लिखा हुआ था कि IMF की का उसका विस्तारित रूप लिखिए, तो इसको हम बोलेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। युद्धोत्तर निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के वास्ते अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे आम बोलचाल में विश्व बैंक कहा जाता है, का गठन किया गया। इस वजह से विश्व बैंक और IMF को ब्रिटेन वुड्स संस्थान या ब्रिटेन वुड्स ट्विन, ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि ब्रिटेन, ये आपका CBSE में क्वेश्चन पूछा था कि ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानें किसे कहा जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा इसमें विश्व बैंक और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन दोनों को ही ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है, ठीक है।
विश्व बैंक और आईएमएफ ने 1947 में औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया। इन संस्थानों की निर्णय प्रक्रिया पर पश्चिमी औद्योगिक देशों का नियंत्रण रहता है। अमेरिकी विश्व बैंक और आईएमएफ के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है। वीटो क्या होता है? देखिए, वीटो एक एक अधिकार है, ठीक है। इस अधिकार के सहारे एक सदस्य अपनी असहमति के प्रस्ताव को खारिज करने का आधार करता है। यानी कि कोई अगर बात है, अगर उसको पसंद नहीं है तो उसको एक पावर मिलती है, एक अधिकार मिलता है जिससे वो उस बात को खारिज कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था राष्ट्रीय मुद्राओं और मौद्रिक व्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली व्यवस्था है। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी। इस व्यवस्था में राष्ट्रीय मुद्राएं जैसे भारतीय मुद्रा रुपया डॉलर के साथ एक निश्चित विनिमय दर से बंधा हुआ था। $1 के बदले में कितने रुपए देने होंगे, यह स्थिर रहता था। डॉलर का मूल्य भी सोने से बंधा हुआ था। $1 की कीमत 35 औंस सोने के बराबर निर्धारित की गई थी। हम बात करते हैं प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था ने पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रों और जापान के लिए व्यापार तथा आय में वृद्धि के लिए एक अप्रतिम युग का सूत्रपात किया। 1950 से 1970 के बीच विश्व व्यापार की विकास दर सालाना 8% से भी ज्यादा रही। इस दौरान वैश्विक आय में लगभग 5% की वृद्धि दर से वृद्धि हो रही थी। विकास दर भी कमोबेश स्थिर ही थी, उसमें ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आए। इस दौरान ज्यादातर समय अधिकांश औद्योगिक देशों में बेरोजगारी औसतन 5% से भी कम ही रही। इन दशकों में तकनीक और उद्यम का विश्वव्यापी प्रसार हुआ। विकासशील देश विकसित औद्योगिक देशों के बराबर पहुंचने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्होंने आधुनिक तकनीक से चलने वाले संयंत्रों और उपकरणों के आयात पर बेहिसाब पूंजी का निवेश किया। अब हम बात करते हैं औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के अधीन था। अगले 2 दशकों में एशिया और अफ्रीका के ज्यादातर उपनिवेश स्वतंत्र स्वाधीन राष्ट्र बन चुके थे, लेकिन ये सभी देश गरीबी व संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे। उनकी अर्थव्यवस्थाएं और समाज लंबे समय तक चले औपनिवेशिक शासन के कारण अस्त व्यस्त हो चुके थे। आईएमएफ और विश्व बैंक का गठन 2 औद्योगिक देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही किया गया था। ये संस्थान भूतपूर्व उपनिवेशों में गरीबी की समस्या और विकास की कमी से निपटने में दक्ष नहीं थे, लेकिन जिस प्रकार यूरोप और जापान ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्गठन किया था, उसके कारण ये देश आईएमएफ और विश्व बैंक पर बहुत निर्भर भी नहीं थे। इसी कारण 50 के दशक के आखिरी सालों में आकर ब्रिटेन वुड्स संस्थान विकासशील देशों पर भी पहले से ज्यादा ध्यान देने लगे। दुनिया के अल्पविकसित भाग उपनिवेशों के रूप में पश्चिमी साम्राज्यों के अधीन रहे थे। विडंबना यह थी कि नव स्वाधीन राष्ट्रों के रूप में भी अपनी जनता को गरीबी और पिछड़ने की गर्त से बाहर निकालने के लिए उन्होंने ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की मदद लेनी पड़ी जिन पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही वर्चस्व था। औपनिवेशीकरण के बहुत साल बीत जाने के बाद भी बहुत सारे नव स्वाधीन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही नियंत्रण बना हुआ था। जो देश ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश रह चुके थे, जहां कभी उनका राजनीतिक प्रभुत्व रह चुका था, वहां के महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे खनिज संपदा और जमीन पर अभी भी ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों का ही नियंत्रण था, और वे इस नियंत्रण को छोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थे। कई बार अमेरिका जैसे अन्य शक्तिशाली देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों का बहुत कम कीमत पर दोहन करने लगती थी। दूसरी ओर ज्यादातर विकासशील देशों को 50 और 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तेज प्रगति से कोई लाभ नहीं हुआ। इस समस्या को देखते हुए उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के लिए आवाज उठाई और समूह 77 के रूप में संगठित हो गए। एनआईईओ से उनका आशय एक ऐसी व्यवस्था से था जिसमें उन्हें अपने संसाधनों पर सही मायनों में नियंत्रण मिल सके, जिसमें उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिले, कच्चे माल के सही दाम मिले और अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिले। अब बात करते हैं ब्रिटेन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत।
सालों की स्थिर और तेज वृद्धि के बावजूद युद्धोत्तर दुनिया में सब कुछ सही नहीं चल रहा था। 60 के दशक से ही विदेशों में अपनी गतिविधियों की भारी लागत ने अमेरिका की वित्तीय और प्रतिस्पर्धी क्षमता को कमजोर कर दिया था। अमेरिकी डॉलर अब दुनिया की प्रधान मुद्रा के रूप में पहले जितना सम्मानित और निर्विवाद नहीं रह गया था। सोने की तुलना में डॉलर की कीमत गिरने लगी थी। अंततः स्थिर विनिमय दर की व्यवस्था विफल हो गई और प्रभाव में या अस्थिर विनिमय दर की व्यवस्था शुरू की गई। 70 के दशक के मध्य से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में भी भारी बदलाव आ चुके थे। अब तक विकासशील देश कर्जे और विकास संबंधी सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की शरण ले सकते थे, लेकिन अब उन्हें पश्चिम के व्यावसायिक बैंकों और निजी ऋणदाता संस्थानों से कर्ज न लेने के लिए बाध्य किया जाने लगा। विकासशील विश्व में समय समय पर कर्ज संकट पैदा होने लगा, जिसके कारण आय में गिरावट आती थी और गरीबी बढ़ने लगती थी। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में यह समस्या सबसे ज्यादा दिखाई दी। औद्योगिक विश्व भी बेरोजगारी की समस्या में फंसने लगा था। 70 के दशक के मध्य से बेरोजगारी बढ़ने लगी। 90 के दशक के प्रारंभिक वर्षों तक वहाँ काफी बेरोजगारी रही। 70 के दशक के आखिरी सालों से बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी एशिया के ऐसे देशों में उत्पादन केंद्रित करने लगी जहाँ वेतन कम थे। चीन 1949 क्रांति के बाद विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग ही था, परंतु चीन में नई आर्थिक नीतियों और सोवियत खेमों के बिखराव तथा पूर्वी यूरोप में सोवियत शैली की व्यवस्था समाप्त हो जाने के पश्चात बहुत सारे ऐसे देश दोबारा विश्व अर्थव्यवस्था का अंग बन गए। चीन जैसे देशों में वेतन तुलनात्मक रूप से कम थे। फलस्वरूप विश्व बाजारों पर अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही विदेशी कंपनियों ने वहां जमकर निवेश करना शुरू कर दिया। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि हमारे ज़्यादातर टेलीविजन, मोबाइल फोन और खिलौने चीन में बने होते हैं या वहाँ के जैसे ही लगते हैं? यह चीनी अर्थव्यवस्था की अल्प लागत अर्थव्यवस्था और खास तौर से वहाँ के कम वेतनों का नतीजा है। उद्योगों को कम वेतन वाले देशों में ले जाने से वैश्विक व्यापार और पूंजी प्रवाह पर भी असर पड़ा। पिछले 2 दशक में भारत, चीन और ब्राजील आदि देशों की अर्थव्यवस्थाओं में आए भारी बदलावों के कारण दुनिया का आर्थिक भूगोल पूरी तरह बदल चुका है। ठीक है, तो देखिए हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये जो हमारा चैप्टर है भूमंडल के विश्व का वर्णन, इसको हमने 3 पार्ट्स में कंप्लीट करा है। पहला, दूसरा और ये हमारा तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ में कमेंट्स करके भी बताएं कि आपको चैप्टर समझ में आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।